सुप्रभात विद्यार्थियों। आज से हम लोग पुनः हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। हम लोग अभी हिंदी विषय को पढ़ रहे थे तो अपनी हिंदी पाठ्यपुस्तक और व्याकरण पाठ्यपुस्तक को 3 भागों में विभाजित किए थे, जिसमें कि पहले भाग के पाठ और दूसरे भाग के पाठों को हम हिंदी पाठ्यपुस्तक से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, नोटबुक में लिख चुके हैं। अब तीसरे चरण में, तीसरे भाग में जिन पाठों का चयन किया गया था, हम उन पाठों का अध्ययन करेंगे और तृतीय चरण में हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण से पाठ 1 शब्द भंडार, शब्द भंडार के अंतर्गत पर्यायवाची शब्दों को सबसे पहले पढ़ेंगे। परंतु इस पाठ 1 को पढ़ने से पहले, समझने से पहले कुछ बातें आपको मैं बताना चाहता हूं, उस पर ध्यान दें, समझें। विद्यार्थियों, एक बात ध्यान रखिए, विद्यार्थी जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक विद्यार्थी को जो भी निर्देश दिया जाता है, उस निर्देश का अक्षरशः पालन करना विद्यार्थी का कर्तव्य होता है। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को 3 हिंदी की नोटबुकें मिली थी, जिनमें हिंदी नोटबुक 1 आप लिखकर चेक करने के लिए स्कूल में जमा कर चुके हैं। हिंदी नोटबुक 2 में आप लोग हिंदी के जो द्वितीय भाग के पाठ थे, उनको आप लोगों ने पढ़ा है, लिखा है, समझा है। अब तीसरे चरण में हम लोग पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले ग्रामर पढ़ना है। तो ग्रामर को, हिंदी व्याकरण को पढ़ना है, समझना है और साथ में लिखना भी है। तो जो हमें 3 नोटबुक मिली थी, उनमें से तीसरी नोटबुक है जिसमें हिंदी ग्रामर का स्टैंप लगा हुआ है। इसी नोटबुक में हमें हिंदी व्याकरण को लिखना है और हिंदी व्याकरण केवल इसी नोटबुक में लिखी जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। लिखने से पहले आप लोगों को एक बात पर और ध्यान देना है। पिछले वीडियो में जब आप लोग अपने स्कूल के किताबों से पढ़ाई शुरू कर रहे थे, तब आपको बताया गया था कि इंडेक्स किस प्रकार से लिखना होता है। अभी आप लोगों की नोटबुक आई है, उन नोटबुकों में जिस प्रकार से आप लोगों को इंडेक्स लिखने के लिए बताया गया, ज्यादातर लोगों ने उस तरीके का प्रयोग नहीं किया है। गलत बात है। जो निर्देश दिए गए हैं, जो चीज बताई गई है, उसे ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर करिए। संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इंडेक्स किस प्रकार से बनाना है। यह इंडेक्स का पृष्ठ है। यहां पर सब्जेक्ट के लिए स्टैंप लगा हुआ है। नेम, अपना नाम लिखिए। स्टैंडर्ड, कक्षा लिखिए। डिवीजन छोड़ दीजिए, रोल नंबर छोड़ दीजिए और स्कूल का नाम लिख दीजिए। इसके बाद ये इंडेक्स की जो सारणी बनी हुई है, इसमें आप देख रहे हैं
रेड पोर्शन में लिखा हुआ है एस, नंबर, डेट, टाइटल, पेज नंबर, रिमार्क। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि यहां पर रेड मार्क में जो लिखा हुआ है उन चीजों को आपको नहीं लिखना है। मैंने हाथ से लिख करके बताया था कि या तो आप ये रेड पोर्शन पर सफेद कागज चिपका दीजिए या उसके नीचे वाले कॉलम में आप सबसे पहले क्रम संख्या का कॉलम बना लीजिए। क्रम संख्या के बाद आरंभ दिनांक, जिस दिनांक से पाठ शुरू हुआ है उस दिनांक को लिखना है। फिर पाठ की संख्या, पाठ का नाम लिखना है। इसके बाद जिस दिनांक से आपका पाठ समाप्त हो रहा है आपको वह दिनांक लिखनी है। और अंतिम कॉलम जो है वहां पर अध्यापक के हस्ताक्षर हैं। आप लोगों ने क्रम संख्या लिखा, आरंभ दिनांक लिखा, लेकिन समापन दिनांक हेडिंग तो लिखी है आप लोगों ने इंडेक्स में, लेकिन वहां पर पेज नंबर लिखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो निर्देश दिए जाते हैं, जो बताया जाता है, उसे ध्यान से सुनिए, समझिए, वीडियो को पूरा देखिए, इसके बाद कार्य करिए, अन्यथा कार्य आपका सही तरीके से नहीं होगा। अभी ध्यान दीजिए, इंडेक्स के इस पेज में आपको ये जो रेड पोर्शन है, या तो आप इसमें एक वाइट पेपर चिपका दीजिए या रेड पोर्शन के नीचे वाले कॉलम से आप लोग, जैसे अभी मैंने यहां पर आपको ये चीजें लिखकर दिखाई हैं, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है। अगले पेज में, इंडेक्स के बाद अगले पेज में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ इस प्रकार से एक सूची बनानी होगी। तृतीय चरण हिंदी व्याकरण, हेडिंग डालिए। क्रम संख्या 1 से 10 तक क्रम संख्या है, उसको लिखिए। पाठ का नाम लिखना है, तो 1 से 10 तक जो भी पाठ है अपने व्याकरण के पाठ्य पुस्तक से यहां पर नाम लिखिए। तो आपको पहले पेज में ये सूची बनाना है, ध्यान रखिएगा, जरूर बनाएं। और सूची बनाने के बाद फिर अगले पेज से आप लोग व्याकरण लिखना शुरू करेंगे। अभी हिंदी व्याकरण के नोटबुक में आपको इस प्रकार से कार्य शुरू करना है। तो आज आपको क्या करना है, इंडेक्स सही से बनाइए। इंडेक्स बनाने के बाद नोटबुक के पहले पेज में यह विषय सूची बनाइए हिंदी व्याकरण की। नोटबुक में आज आपको केवल इतना ही कार्य करना है। और यह कार्य करने के बाद आप लोग व्याकरण का पठन पाठन करेंगे। व्याकरण के पठन पाठन में आपको आज पृष्ठ संख्या 3 पढ़ना है। समझना है। सबसे पहले पाठ 1 शब्द भंडार। यहां पर आपको बताया गया है किसी भाषा का ज्ञान उसके शब्दों के सम्यक ज्ञान से ही संभव होता है। यदि इसका प्रयोग व ज्ञान ना हो तो किसी वाक्य या वाचन की क्रिया करना असंभव होता है। इस अध्याय में इन्हीं शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जिन शब्दों को हमें समझना है वह शब्द है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द, पर्याय का अर्थ होता है बदले में आने वाला। पर्याय शब्द का अर्थ है बदले में आने वाला। अब पर्यायवाची किसे कहते हैं? तो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द एक ही होते हैं।
तो पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? अलग अलग शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं वह समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। विद्यार्थियों, यद्यपि हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं तथा कोई भी शब्द दूसरे शब्द का पूर्ण रूप से पर्याय नहीं होता है, उसमें गुण, धर्म आदि के आधार पर ही परिवर्तन होता है। फिर भी कुछ समानताओं के आधार पर उन्हें पर्यायवाची मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए यहां पर पर्यायवाची दिए गए हैं। आनंद, जैसे आनंद का पर्यायवाची दिया है खुशी, उल्लास, प्रसन्नता, प्रमोद, सुख, हर्ष, आह्लाद, परितोष आदि। ठीक है। इस प्रकार यहां पृष्ठ संख्या 3 में आनंद, आम, आसमान, आग, अहंकार, लालसा, सरसेज, ज्योत, कोकिला, कृपाण, तालाब, दुख, देवता, नौका, पर्वत, पाप, पुष्प, पुत्र, पुत्री, मित्र, समुद्र शब्दों के पर्यायवाची दिए गए हैं। तो इन्हें आज आपको पढ़ना है। सारे पर्यायवाची शब्द पढ़िए, पृष्ठ संख्या 3 को पढ़िए। जहां पर कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को लिख सकते हैं, उसका समाधान आपको मिलेगा। आज आपको ये पाठ बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है और ध्यान से हिंदी व्याकरण की नोटबुक में इंडेक्स और पहले पेज में विषय सूची की तरह व्याकरण के पाठों को लिखना है। अब इसके बाद गृह कार्य। तो गृह कार्य में आपको हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 1 शब्द भंडार नामक पाठ से पृष्ठ संख्या 3 पढ़ना है, समझना है। आज का अध्ययन क्रम अब यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। बहुत ही समझदारी के साथ कार्य को करें। आप यह मान लें कि आप घर पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं और जिस तरह आप विद्यालय में पढ़ते थे उसी प्रकार आप घर में भी अध्ययन करें। लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। ध्यान दें, यही ऑनलाइन की पढ़ाई के बाद आपको परीक्षा भी देनी है, इसलिए इस ऑनलाइन की पढ़ाई को गंभीरता के साथ अध्ययन में शामिल हो। बहुत ही गंभीर होकर के पढ़ाई पर ध्यान दें। ओके, ठीक है। आगे के कार्य को सुधारें, अच्छे से कार्य करें। धन्यवाद।